हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे क्रैश कोर्स सीरीज़ के अंदर आज का हमारा चैप्टर है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इससे पहले हम लोगों ने साउंड ये 11th का चैप्टर कवर किया था। अब साउंड का जो एक्सटेंडेड वर्जन होगा वो यहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होगा। इसके अंदर हमें एग्जैक्टली क्या करना है कि किसी पॉइंट के ऊपर मोर देन वन वेव्स अराइव हो गए तो वहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होगा। मतलब कैसे, कंसीडर करो कि इस तरह से हमारे पास कोई एक पॉइंट है, एक पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल के ऊपर जो वेव्स आने वाली है, इस तरह से अगर कोई वेव आ गई, इधर से वेव पल्स है या वेव एनर्जी है कि जिसकी एम्पलीट्यूड यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। कंसीडर करो बस कितना है, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में दूसरी एक वेव है, वो इधर से राइट से लेफ्ट साइड की तरफ आ रही है इस तरह से। ठीक है, आ गई, हाँ इस तरह से। और इस वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो 1 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों वेव्स पार्टिकल के ऊपर एट अ टाइम आने वाली है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि ये जो 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड वाली वेव है इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ ढकेलना चाहती है, और ये जो 1 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है उसे नीचे की तरफ दबाना चाहती है। तो यहाँ पर वो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल जो होगा वो यहाँ पर उन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा उस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से उसका मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसके अंदर दो वेव्स एक पॉइंट के ऊपर अगर इंटरफेयर करेंगे तो उस पॉइंट की जो एम्पलीट्यूड होती है, यहाँ पर जो उसकी एम्पलीट्यूड होगी, दैट एम्पलीट्यूड विल बी द वेक्टर एडिशन ऑफ दीज टू इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, जो वेव होगी वो इंडिविजुअल वेव है, इस तरह से बिहेव करेंगी, उसका डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल को दे डालेंगे। बट जो उसके अंदर पार्टिकल है, पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों की वेक्टर एडिशन होंगी। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर के अंदर हमें वेव्स का सुपर पोजिशन, मतलब वेव्स एक दूसरे के ऊपर अगर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर सेम टाइमिंग में अराइव हो गए तो क्या होता है उसका स्टडी करना है। उसके बाद में इसके अंदर स्टेशनरी वेव भी आता है कि कंसीडर करो एक वेव इस तरह से राइट साइड की तरफ जा रही है, दूसरी वेव लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, दोनों की एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वहाँ पर स्टेशनरी वेव फॉर्म होने वाली है। ठीक है, तो उसका भी हम स्टडी इस चैप्टर के अंदर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव से। रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है उसको समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के अंदर सबसे पहले वेव के दो टाइप्स को हमें समझना ज़रूरी है। दो टाइप्स कौन से होते हैं, एक होती है ट्रांसवर्स, दूसरी होती है लॉन्जिट्यूडनल। ये हमने साउंड चैप्टर के अंदर स्टडी किया था कि ट्रांसवर्स किस तरह से होती है, जिस डायरेक्शन के अंदर वेव जाने वाली है, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन के अंदर जो पार्टिकल होंगे इसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे तो वेव जो होगी कुछ इस तरह से देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद में लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होगा, जिस डायरेक्शन के अंदर वेव जा रही है उसी डायरेक्शन के पैरेलल डायरेक्शन के अंदर, उसी डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से इस तरह से कॉम्प्रेशन रीजन और रेयरफैक्शन रीजन, ठीक है, ये फॉर्म होने वाले हैं। कॉम्प्रेशन मतलब कौन सा, जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब है वो हो गया कॉम्प्रेशन रीजन, और जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट है, फॉर एग्जांपल दिस रीजन, ये हो गया रेयरफैक्शन। इस तरह से लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, ये दो कैटेगरीज हम देखते हैं प्रोग्रेसिव वेव की। तो रिफ्लेक्शन के अंदर सबसे पहले हम उसका पहला टाइप देखेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव। सो ट्रांसवर्स वेव जो है उसके अंदर हमें मीडियम कंसिडर करना है, दोनों के लिए भी मीडियम कैसे लेंगे, फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव है और वो अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम या रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ गई तो क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं कि वेव जो है वो यहाँ पर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, रेयरर से डेंसर की तरफ। फॉर एग्जांपल कैसे कि हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर एक कोई वॉल है, कोई दीवार है, ठीक है, इस तरह से दीवार है, और
ट्रांसवर्स वेव की एक पल्स, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव की एक पल्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक पल्स हम दिखा लेते हैं इस तरह से। एक पल्स है, ये पल्स फॉर्म हो गई है और वो आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। आगे की तरफ जाते वक्त ये यहाँ पर एयर मीडियम है और दूसरा यहाँ पर डेंसर, डेंसर मतलब जो दीवार होगी वो डेंसर हो गई। तो रेयरर से डेंसर की तरफ अगर वेव ट्रैवल करेंगी तो यहाँ पर 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। क्या होगा? 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएंगी। शिफ्ट मतलब क्या होता है यहाँ पर कि अगर क्रिस्ट वहाँ पर इंसिडेंट करेंगी तो रिफ्लेक्शन के अंदर ट्रफ मिलेगा। क्रिस्ट अगर गई तो रिफ्लेक्शन के अंदर ट्रफ मिलेगा, या ट्रफ अगर वहाँ पर इंसिडेंट करेंगी तो उसके रिफ्लेक्शन में हमें यहाँ पर क्रिस्ट मिलने वाली है। ओके, क्रिस्ट मतलब वेव का ऊपर का पार्ट। फॉर एग्जांपल ऐसी वेव होगी तो इस वेव के अंदर ये हो गया क्रिस्ट और ये हो गया ट्रफ, ठीक है, ट्रफ। तो यहाँ पर 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसका दूसरा पार्ट है दैट इज ट्रांसवर्स वेव के अंदर ही, ट्रांसवर्स वेव के अंदर अगर वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ अगर वो ट्रैवल कर रही होंगी तो क्या होगा, ठीक है, डेंसर से रेयरर की तरफ। फॉर एग्जांपल अब ये उसके लिए एक स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं ले सकते हम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमने वॉल कंसीडर की थी उसकी जगह हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर एक रिंग है, इस तरह से यहाँ पर एक रिंग है और इस रिंग को ये स्ट्रिंग अटैच की गई है। तो जब यहाँ पर वेव आ जाएंगी तो वेव ऊपर की तरफ गई तो ये रिंग भी ऊपर की तरफ जाएंगी। किसी रॉड के अंदर एक रिंग डाल दिए और उस रिंग को ये स्ट्रिंग या थ्रेड जो है उसे अटैच किया गया है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ अगर वेव ट्रैवल करने वाली है तो यहाँ पर कोई भी फेज चेंज होने वाला नहीं है। देयर इज नो फेज चेंज, मतलब यहाँ पर अगर क्रिस्ट इंसिडेंट करेंगी तो उसके रिफ्लेक्शन में हमें क्रिस्ट ही मिलने वाली है और अगर ट्रफ गई तो ट्रफ ही मिलने वाली है, ठीक है। तो ये था ट्रांसवर्स वेव के लिए। दूसरा पार्ट है हमारा दैट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव ये इस टाइप के जो ये जो थ्योरी है ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग में नहीं बट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव के अंदर इस तरह से हम पहला जहाँ पर ये जो केस है इन केसेस को रिवर्स कंसिडर करेंगे। आप रिवर्स कैसे, देखो आप सबसे पहले हमने क्या लिया था यहाँ पर रेयरर टू डेंसर मीडियम। अगर रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ अगर वेव ट्रैवल करने वाली है तो वहाँ पर कोई भी फेज शिफ्ट होने वाली नहीं है, मतलब उसको यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देयर इज़ नो फेज चेंज, नो फेज चेंज, कोई भी फेज चेंज होने वाला नहीं है। मतलब अगर कॉम्प्रेशन गया है तो कॉम्प्रेशन ही वापस आएगा, और अगर यहाँ पर रेयर फैक्शन गया है तो रिफ्लेक्शन में भी क्या मिलेगा हमें, रेयर फैक्शन, ठीक है। तो ये था रेयरर से डेंसर के लिए। उसके बाद में दूसरा पार्ट डेंसर से रेयरर में क्या होगा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। फॉर एग्जांपल जो साउंड वेव है, साउंड वेव पहले वाटर मीडियम में था फिर एयर मीडियम में आ गया, तब क्या होगा, तब वहाँ पर 180 डिग्री फेज चेंज होगा, 180 डिग्री फेज चेंज होगा। 180 डिग्री फेज चेंज हो गया मतलब क्या होगा, इसके अंदर अगर कॉम्प्रेशन गया होगा तो रिफ्लेक्शन में हमें रेयर फैक्शन मिलेगा, और अगर रेयर फैक्शन गया था तो रिफ्लेक्शन में हमें कॉम्प्रेशन मिलने वाला है। तो इस तरह से इसके अंदर एग्जाम्पल कैसे याद रखना है, ये जो रिफ्लेक्शन का पॉइंट होता है ना उसके अंदर क्या लेना है, जब भी आप लोगों को ये थ्योरी याद नहीं हो रही होंगी तो क्या करोगे आप लोग कि कंसीडर करो कि किसी सॉलिड या रिजिड सपोर्ट को हमने एक बड़ी सी थ्रेड अटैच कर दी है, कोई स्ट्रिंग है या कोई रस्सी है, इस तरह से बांध लिए, दूसरा एंड हमारे हाथ में है। इस तरह से अगर हम उसे झटका देंगे तो झटका देने की वजह से क्या होगा, एक पल्स फॉर्म हो जाएंगी। अगर वो पल्स
जहाँ पर हमने अटैच किया था वहाँ पर पहुँचेंगे तो रिफ्लेक्शन में हमें उसके अपोजिट साइड में एक पल्स मिलने वाली है। तो ये इतना एग्जाम्पल ध्यान में रखो, बस क्या होना है कि यहाँ पर इस तरह से क्रिस्ट गई है तो रिफ्लेक्शन में हमें ट्रफ मिलने वाली है, इस तरह से रिफ्लेक्शन में ट्रफ आने वाली है। और अगर यहाँ पर ट्रफ गई है तो रिफ्लेक्शन में हमें क्रिस्ट मिलने वाली। इतना अगर आप लोग ध्यान में रखोगे तो बाकी के जो फॉर्म है, मतलब कैसा, डेंसर से रेयरर हो गया तो उसकी रिवर्स केस आ जाएंगी, मतलब जो गया है वही वापस आएगा। उसके बाद में लॉन्जिट्यूडनल का क्या होगा, ये यहाँ पर जो पॉइंट है उसका अपोजिट रेयरर टू डेंसर के लिए नो चेंज और डेंसर टू रेयरर के लिए 180 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर हम इस पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब कोई जो फॉर्मूलेज होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, उन फॉर्मूलेज को हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो बेसिक वेव वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला हम देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होगा दैट इज़ फॉर द वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी, ये दो वेलोसिटीज़ होते हैं। मतलब कैसा, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि वेव इस डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करने वाली है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैं एक वेव दिखा लेता हूँ और वेव जो है ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि वेव जब यहाँ पर आने वाली है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गई है, तो वेव ने एनर्जी पार्टिकल को दे दी है और उसकी वजह से पार्टिकल उसका वाइब्रेशन इतने रीजन में यहाँ तक के लिए वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। इस तरह से उसके वाइब्रेशन चालू हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी पार्टिकल्स इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। तो जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से वेव आगे बढ़ने वाली है वो हो गई उसकी वेव वेलोसिटी। और पार्टिकल यहाँ पर जो वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहा है, वाइब्रेशन परफॉर्म करते वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी या जो उसका स्पीड होगा दैट विल बी पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। इस तरह से दो वेलोसिटीज़ होती है। वेव वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला है दैट इज़ v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है। स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल्स टू n इज द फ्रिक्वेंसी, लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। कभी कभी हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दें, n की वैल्यू क्या होती है 1/t, सो दिस विल बिकम λ/t। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पर एक चेंज करना होता है, वो चेंज हम आगे देखेंगे। दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं इसका, दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी के लिए यहाँ पर पार्टिकल SHM परफॉर्म करने वाला है, तो SHM के अंदर जो वेलोसिटी होती है वही इसकी वेलोसिटी होगी। एंड दैट पार्टिकल वेलोसिटी इन SHM इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओमेगा यहाँ पर उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी, a विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और अगर यहाँ पर हम मैक्सिमम कंसिडर करेंगे, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो उसके लिए यहाँ पर x जो होगा, सॉरी, यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला होगा वो a ओमेगा के फॉर्म में होगा। सो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी और सिंपली वे मैक्स इज इक्वल्स टू a ओमेगा। मैक्सिमम कहाँ पर होती है, मीन पोजीशन पर, और मीन पोजीशन के ऊपर ये जो x होगा वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर a और यहाँ का ओमेगा, a ओमेगा हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग यहाँ पर वेव इक्वेशन का, ठीक है। अब वेव इक्वेशन से भी पहले और एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो नहीं आगे ही लेंगे वो, थोड़ा सा आप लोगों को मोर क्लैरिटी मिलेंगी उसकी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसके अंदर फेज़ चेंज का। फेज़ अगर चेंज होने वाला है तो कैसे चेंज होता है, ओके। यहाँ उसको नाम देंगे टॉपिक को चेंज इन फेज़, ठीक है। अब ये चेंज इन फेज़ का जो पॉइंट है वो एकदम इजी है, कैसा करना है वो देखो आप। फॉर एग्जांपल पार्टिकल ने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ओके, एक वेवलेंथ कंप्लीट कर लिए। तो वेवलेंथ कंप्लीट करेगा तो जो उसका डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस विल बी लैम्बडा, ठीक है। उसके बाद में जो उसको टाइम लगने वाला है दैट विल बी टाइम पीरियड कैपिटल T, और जो फेज चेंज होगा दैट इज एंगल वो बनाने वाला है दैट विल बी 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, ठीक है। इतना उसके अंदर चेंज होने वाला है।
तो यहाँ पर फेज डिफरेंस मतलब क्या कि अगर पार्टिकल ने ये पहली जो वेव है वो यहाँ से यहाँ तक आ गई है और जो दूसरी वेव है उस वेव ने यहाँ से यहाँ तक ही का डिस्टेंस कवर किया है, तो इन दोनों के बीच में पहला यहाँ तक है दूसरा यहाँ तक है, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा या टाइम डिफरेंस होगा या पाथ डिफरेंस होगा वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कैसा रिलेट करेंगे कि मान लो कि हमारे पास फेज चेंज होने वाला है, तो फेज चेंज के लिए क्या फॉर्मूले लेंगे हम, समझना यहाँ पर हम डेल्टा फाई लेंगे। फेज चेंज होने वाला है, फेज के साथ में अगर टाइम भी चेंज होने वाला है तो क्या लेंगे हम, अगर पूरी वेव कंसीडर करेंगे तो डेल्टा फाई की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई, और पूरा टाइम कंसीडर करेंगे तो उसकी जगह आ जाएगा कैपिटल टी। उसके बाद में जो फाइंड आउट करना है वो यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर लेना होता है, जो दिया हुआ होता है वो डिनोमिनेटर में लेना होता है। ठीक है, कभी कभी फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस पूछा जाता है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, फेज डिफरेंस ऊपर आ गया फाइंड आउट करना होगा तो, और नीचे पाथ डिफरेंस आ गया डेल्टा एक्स, उसके बाद में पूरा अगर होगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई, और वेवलेंथ अगर होंगी तो लैम्बडा। अगर फेज फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, इस तरह से फेज चेंज अगर होने वाला है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा या विथ रिस्पेक्ट टू पाथ डिफरेंस होगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो वेव होती है, वेव प्रोग्रेसिव वेव, तो प्रोग्रेसिव वेव के लिए हम एक इक्वेशन देखते हैं, उस इक्वेशन का हमें आप स्टडी करना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन एक सिंपल इक्वेशन ही देखो क्या है वहाँ पर, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए है, ये स्पेशली पार्टिकल जो होंगे या वेव होंगी, वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर होगी तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए ये इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन होगा तो बस यहाँ पर जो माइनस साइन है माइनस की जगह यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ओके, इतना ही फ़र्क है। अब ये जो इक्वेशन होती है इसे हम वेरियस फॉर्म्स के अंदर दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पर ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की दो वैल्यूज़ होती है, एक तो यहाँ पर 2 पाई अपॉन टी होगा या 2 पाई एन होगा, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद में ये जो के इज़ द प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, और प्रोपोगेशन कांस्टेंट के लिए के के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ 2 पाई अपॉन लैम्बडा, 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो इसके ऊपर से इक्वेशन क्या मिल जाएंगे हमें, y विल बी इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी माइनस के की जगह 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स। इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिल जाएंगी। उसके बाद में हम यहाँ पर 1 अपॉन टी की वैल्यू n पुट कर सकते हैं, इसके अंदर 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट जो मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन ये है, इसे आप लोगों को याद करना होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन किस तरह के होते हैं इसके अंदर कि एक टाइप की इक्वेशन दिए होंगे, उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होगा, और कंपैरिजन के बाद में ओमेगा के एम्पलीट्यूड इन सभी की वैल्यूज़ हमें वहाँ से मिल सकती है। ठीक है, देन यहाँ पर जो हमने के लिया है, मैंने आपको पहले बताया था कि एक यहाँ पर इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इक्वेशन कैसी देखो, आप कंसीडर करो कि के की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या ली थी, के इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा, के इज इक्वल्स टू क्या था 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो इस इक्वेशन को, ये जो पहली इक्वेशन हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाई है ये वाली, इसके अंदर डायरेक्टली इस फॉर्म के अंदर अगर दिया होगा तो जो वेव वेलोसिटी होती है v, वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट होता है। कैसा कि यहाँ पर 2 पाई है, नीचे लैम्बडा है, तो अगर हम इसे n से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड किए, तो इसके ऊपर से ऊपर क्या आ गया 2 पाई n मतलब क्या ओमेगा, और n लैम्बडा मतलब क्या v। सो यहाँ पर हमें v का एक फॉर्मूला मिलेगा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। ठीक है, ये फॉर्मूला भी कभी कभी हमें यूज़ करना होता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का देखेंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब कैसा कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर, मैंने आपको पहले बताया था, किसी पॉइंट के ऊपर अगर वेव्स, टू वेव्स साइमल्टेनियसली आ जाएंगी तो आने के बाद में जो उसकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होंगी वो कितनी होंगी, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर हम पॉइंट का नाम लिखेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन है y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या होगा इन दोनों के बीच में, फेज डिफरेंस। पहली इक्वेशन के अंदर फेज डिफरेंस यहाँ पर जीरो है, ठीक है, जीरो है, और सॉरी यहाँ का फेज जीरो है, मीन पोजीशन पर है, और इसका फेज यहाँ पर फाई है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, फाई माइनस जीरो, दिस विल बिकम फाई। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव जो होगी, रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड ए विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 इंटू कॉस फाई। ठीक है, ये इक्वेशन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए होगी। ओके, मेनली अगर देखा जाएगा तो ये जो वेक्टर चैप्टर के अंदर, मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, पैरेललोग्राम लॉ के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर के लिए जो मैग्नीट्यूड होता है आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, वहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग इसके अंदर, दैट इज स्टेशनरी वेव। और नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई। कैसे रुकने वाली है, कंसीडर करो कि इस तरह से हमारे पास कोई वायलिन स्ट्रिंग है। ठीक है, कंसीडर करेंगे हम यहाँ पर कि इस तरह से एक स्ट्रिंग है, उसके जो दो एंड पॉइंट्स है वो फिक्स्ड है इस तरह से। एक पहली वेव मैंने यहाँ पर दिखा ली इस तरह से, ओके, इस तरह से ये पहली वेव हो गई। फिर यहाँ पर दूसरे एंड के ऊपर, यहाँ पर जो दूसरा एंड है ये भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाली है। अगर क्रिस्ट गई है तो रिफ्लेक्शन में क्या मिलने वाला है, ट्रफ मिलने वाला है। सो यहाँ पर ट्रफ इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ और यहाँ पर इस तरफ। ठीक है, तो ये जो वेव है, दिस वेव इज सिंपली नोन एज स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। ये वेव आगे मूव करने वाली नहीं है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है जहाँ पर है वहीं पर रुकने वाली है। ठीक है, स्टेशनरी वेव जो होती है उसके लिए एक इक्वेशन होती है, दैट इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी। फिर से ये यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव वेव है, बट इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड होगा उस एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिफरेंट होती है, दैट इज गिवन बाय 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा इंटू साइन ओमेगा टी। इसके अंदर बस ये जो 2a cos ओमेगा टी, सॉरी 2a है, a मतलब क्या, यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, जो इंडिविजुअल वेव होगी उसकी एम्पलीट्यूड a है। ठीक है, रिजल्टेंट जो होगी, रिजल्टेंट के लिए ये फॉर्मूला है, मतलब इसके अंदर ये वेव रुकी हुई है तो पार्टिकल जो है वो एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर कोई पार्टिकल होगा तो ये ऊपर की तरफ यहाँ तक जाएगा, नीचे की तरफ यहाँ तक जाएगा। यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल होगा तो वो पार्टिकल ऊपर की तरफ यहाँ तक, नीचे की तरफ यहाँ तक जाने वाला है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर, हर पॉइंट की अगर देखेंगे, बात करेंगे हम, तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ में पार्टिकल वाइब्रेट करने वाला है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलने वाली है, कुछ पॉइंट्स के ऊपर मिनिमम, डायरेक्टली रुके हुए है वो। तो जो पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसे बोलेंगे एंटी नोड। ये क्या हो जाएगा, एंटी नोड। और जहाँ पर पार्टिकल रुके हुए, फॉर एग्जाम्पल दीज पॉइंट्स नोन एज नोड्स। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। नोड कहाँ कहाँ पर है, ये नोड, नोड, नोड और ये नोड। ठीक
ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट लूप्स अगर फॉर्म होते हैं तो कहाँ, अगर 3 लूप्स फॉर्म हो गए तो नोड्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 नोड्स हैं। और अगर 3 लूप्स है तो एंटी नोड्स कितने हैं, 1 2 3, 3 है, ठीक है। तो इस तरह से नोड्स ज़्यादा होंगे और एंटी नोड्स 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आ जाएंगे अगर एक कंप्लीट स्टैंडिंग वेव होगी तो इसके अंदर देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ही हो रहा है ना वेव का। तो रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स के अंदर होता है। रिफ्लेक्शन 2 टाइप के अंदर अगर हो रहा होगा तो कैसा, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। क्या है पहला पॉइंट लेंगे हम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड के अंदर रिफ्लेक्शन कैसा होगा, इजी देखो कैसा। इसको पहले आप लोगों को डायग्राम से समझना पड़ेगा कि एक एंड जो है वो फ्री है, जहाँ पर भी फ्री एंड होगा वहाँ पर एंटी नोड फॉर्म होने वाला है। क्या फॉर्म होने वाला है, एंटी नोड। मतलब देखो कि इस तरह से हमने जो वेव यहाँ पर कंसीडर की थी, ठीक है, इस तरह की जो वेव है, यहाँ पर भी मैं फिर से एक बना लेता हूँ। तो ये जो वेव है, वेव फ्री एंड अगर होगा, फ्री एंड मतलब कैसा कि ये जो दूसरा एंड है इसका, यहाँ का जो दूसरा एंड है वो डायरेक्टली फ्री है, तो यहाँ पर फ्री एंड के ऊपर ऑलवेज एक एंटी नोड फॉर्म होता है। क्या होता है, एंटी नोड। यहाँ की जगह मैं इधर की तरफ बता देता हूँ। ये एंड कैसा है, फ्री है। फ्री अगर होगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, एक टाइप का एंटी नोड फॉर्म होने वाला है। तो उसकी जो पोजीशंस होगी वो भी उसके अकॉर्डिंग होगी। मतलब कैसा कि जो एंटी नोड्स होंगे, क्या एंटी नोड्स कहाँ पर होंगे, एंटी नोड्स विल बी एट एक्स इक्वल्स टू, पहले यहाँ से शुरू हो रहा है ना, एक्स यहाँ से शुरू होने वाला है इधर की तरफ, ये होगा एक्स इक्वल्स टू 0, फिर से आगे बढ़ने वाला है। तो इसके अंदर x इक्वल्स टू, पहले तो 0 के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर ही क्या मिलने वाला है, एंटी नोड। उसके बाद में दूसरा एंटी नोड कहाँ मिलेगा, दूसरा एंटी नोड वेव कहाँ तक चली गई, देखो इस तरह से, यहाँ से तो यहाँ तक आ गई है, और नीचे की जो वेव है यहाँ से यहाँ तक, मतलब वेव क्या हो गई है, आधी वेव ट्रैवल कर चुकी है। आधी वेव मतलब कितनी, λ/2। सो 0 के अंदर λ/2 ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम λ/2। फिर उसके बाद में अगला एंटी नोड कब कहाँ मिलेगा, इसके अंदर फिर से λ/2 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा वो λ। फिर से इसके अंदर λ/2 ऐड करेंगे, कितना हो गया वो 3λ/2। इस तरह से 0 हो गया, उसके बाद में λ/2 ऐड करते जाना है, वहाँ पर हमें एंटी नोड्स मिलेगा। और नोड्स कहाँ मिलेंगे, नोड्स कहाँ मिलने वाले हैं, तो इसके अंदर वेव यहाँ से शुरू हो गई है, शुरू होने के बाद में यहाँ पर ही लगे फौरन यहाँ पर क्या मिल गया है, नोड मिल गया है। नोड मतलब कितनी देर के बाद मिले हैं, वेव का 1/4 पार्ट हो गया है। ये जो वेव का पार्ट है ना वो कितना है, वेव 1/4 मतलब कैसा, एक वेव होगी इस तरह से। ये अगर कंप्लीट होगी तो इसका डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा है। अगर इतना पार्ट आ गया तो कितना हो गया, λ/4। इतना आ गया तो λ/2, इतना आ गया तो 3λ/4, और इतना आ गया तो लैम्बडा हो जाएगा। ओके, सो नोड्स कहाँ पर मिलेंगे, सबसे पहला जो नोड होगा वो कहाँ मिलने वाला है, x इक्वल्स टू λ/4 के ऊपर मिलेगा। उसके बाद में इसके अंदर λ/2 ऐड करना है। λ/2 अगर ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, वो 3λ/4 हो जाएगा। उसके बाद में फिर से λ/2 ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आने वाली है वहाँ हमें क्या मिलने वाला है, इस तरह से नोड मिलने वाला है। ठीक है, देन अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन, सेकेंड पार्ट देखेंगे इसके अंदर, फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लोज एंड मतलब कैसा, अगर हम फिर से यहाँ पर एक वेव कंसीडर करेंगे, ये वेव हम फिर से ले लेते हैं। इस तरह से वेव है, अगर फ्री एंड से होने वाली है, सॉरी क्लोज एंड होगा। क्लोज एंड है मतलब कैसा, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, क्लोज एंड के ऊपर ऑलवेज एक नोड फॉर्म होगा। ओपन एंड होगा तो एंटी नोड, क्लोज होगा तो नोड होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर कोई
क्लोज एंड होगा, इस तरह से ये क्लोज एंड है, तो क्लोज एंड के ऊपर ऑलवेज क्या मिलने वाला है, हमें नोड मिलने वाला है। तो इसकी जो पोजीशंस होंगी वो पोजीशंस किस तरह से होंगी, सबसे पहले हम एंटी नोड्स देखेंगे। एंटी नोड्स कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं, एंटी नोड्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, x इक्वल्स टू, बस इसके अंदर इंटरचेंज करना है हमें। इंटरचेंज कैसे, पहले ही अगर हम देखेंगे एंटी नोड्स, तो एंटी नोड पहला कहाँ फॉर्म होने वाला है, वेव ने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक चले गए, मतलब कितना डिस्टेंस कवर हो गया, λ/4। सो पहली वैल्यू कितनी हो जाएंगी इसके अंदर, λ/4। फिर से λ/2 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा इसके अंदर, 3λ/4। फिर से λ/2 ऐड करना है तो उसके बाद में कितना हो जाएगा, 5λ/4। इस तरह से ये वेव कंटिन्यू करने वाली है। और नोड्स कहाँ मिलेंगे, पहला ही पॉइंट जहाँ पर वेव शुरू हो गई है तो वहाँ पर क्या है, नोड है, तो x इक्वल्स टू 0 के ऊपर फिर से λ/2, फिर से लैम्बडा, फिर से यहाँ पर 3λ/2। इस तरह से वेव अगर कंटिन्यू होगी तो इन पॉइंट्स के ऊपर हमें नोड्स मिलने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इसके अंदर नोड्स जो होंगे, पहला नोड अगर 0 पर होगा तो दूसरा λ/2, जहाँ पर एंटी नोड भी वैसा, पहला 0 पर होगा तो अगला λ/2 तक, मतलब दो नोड्स के बीच में λ/2 डिस्टेंस होता है, दो एंटी नोड्स के बीच में λ/2 होता है, और एक नोड और एंटी नोड के बीच में, एक नोड और एंटी नोड के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस होता है λ/4। ठीक है, ये उसके बेसिक प्रॉपर्टीज है, क्लियर। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 3 टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अंदर स्टेशनरी वेव फॉर्म करनी है। पहली है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, दूसरा है इसके अंदर पाइप क्लोज एट वन एंड, और तीसरा होगा ओपन एंड का। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव on vibrating string, vibrating string। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जो थी, मतलब जो हमने अभी केस देखी है, वही ये जो पॉइंट देखा था ना हम लोगों ने, यही यहाँ पर फॉर्म होने वाला है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम लोग उसे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसके बाद में नो हार्मोनिक्स, ओवरटोन्स, क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से कंसीडर करेंगे कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या कोई पर्सन बोल रहा है, तो उसके ऊपर से एक एग्जाम्पल है बस, इसको बोलने के साथ में या किसी म्यूज़िक को प्ले करने के बाद में डिफरेंट टाइप के फ्रिक्वेंसीज उसमें से निकलने वाली है। फॉर एग्जांपल फ्रिक्वेंसीज है यहाँ पर 2 हर्ट्स, 3 हर्ट्स, 5 हर्ट्स, 6 हर्ट्स, 7 हर्ट्स, देन 8, देन 11, देन 13, इस तरह से इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसीज है वो बाहर आ रही है। तो इसके अंदर फंडामेंटल कौन सी होगी, जो सबसे लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, दैट इज़ फंडामेंटल। लोवेस्ट कौन सी है, 2 है। ठीक है, तो ये हो गई उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, क्लियर। उसके बाद में सेकंड हार्मोनिक्स किसे बोलेंगे, हार्मोनिक्स मतलब सॉरी पहले हम ओवरटोन देखेंगे। ओवरटोन मतलब क्या, जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है उससे ग्रेटर जितने भी फ्रिक्वेंसीज है उसे बोलेंगे ओवरटोन्स। ग्रेटर फ्रिक्वेंसीज मतलब कौन कौन से, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, ये सब क्या हो गए, ओवरटोन्स हो गए। उसके बाद में होता है हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स मतलब क्या, हार्मोनिक्स आर द ओवरटोन्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। मतलब क्या, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी अगर 2 होगी तो 2 के टेबल के अंदर, मतलब क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सभी जो नंबर्स होंगे वो हो जाएंगे इसके अंदर हार्मोनिक्स। मतलब यहाँ पर कौन कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, 2 है, 6, 8, 14, ये हार्मोनिक्स हो जाएंगी। ओके, सो जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल के टेबल के अंदर, सिंपली टेबल के अंदर जो जो फ्रिक्वेंसीज होगी वो हो जाएंगी हार्मोनिक्स, और उससे जो ग्रेटर है, फंडामेंटल से ग्रेटर है, वो सभी क्या हो जाएंगी, ओवरटोन से। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, लोवेस्ट जो फ्रिक्वेंसी होगी उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल्स टू 1/,
2L रूट ऑफ T बाय M, T बाय M। सो एग्जैक्टली ये जो फॉर्मूला है ना वो ऐसा है, V अपॉन 2L। V इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है। बट यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी होती है, स्ट्रिंग के अंदर है रूट ऑफ T बाय M लेना है। तो T क्या होता है इसके अंदर, T इज द टेंशन। T क्या है यहाँ पर, टेंशन है। T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। और उसके बाद में L है, L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद में M है, M इज द लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अब ये कभी कभी हमें मास की जगह डेंसिटी लेना होती है। मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या होता है, वो सिंपल फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल्स टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ आ गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ, L कंसिडर करेंगे। यहाँ पर दो L है, L यहाँ पर जो हमने फॉर्मूले में यूज़ किया है दैट इज़ द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। और ये जो L है एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कितना मास है वो देखने के लिए जो है वो L है। उसके बाद में डेंसिटी एज इट इज़, वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एल। जनरली सिलेंड्रिकल शेप में होता है तो पाई आर स्क्वायर एल हो गया डिवाइड बाय एल। तो एल एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, रो इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होती है लीनियर मास डेंसिटी उसके वेरियस फॉर्म्स के अंदर। तो ये जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन, टेंशन कहाँ से आने वाला है, तो ये जो एंड है यहाँ पर अगर फिक्स नहीं होगा, ये यहाँ पर फिक्स्ड एंड है, बट दूसरा एंड अगर किसी लोड को अटैच होगा, यहाँ पर लोड को अटैच होगा पुली के ऊपर से, जैसे सोनोमीटर के अंदर होता है, यहाँ पर किसी लोड को अटैच होगा तो टेंशन जो होगा, टेंशन की जगह हम लोग mg भी ले सकते हैं, mg, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, fundamental frequency is directly proportional to square root of tension, fundamental frequency is inversely proportional to linear mass density, and और एक आ गया इसके अंदर, fundamental frequency is inversely proportional to r, radius of the string। कहाँ से आया है वो यहाँ का पॉइंट है, देखो m की जगह क्या आ रहा है, आर स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसके अंदर का कैंसिल हो गया, आर आ गया। और लास्ट हमें मिलेगा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। फिर से यहाँ का जो फॉर्मूला है m की जगह रो आ गया तो रो इसके इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। दीज आर द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो जनरली अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अंदर हार्मोनिक्स कौन से प्रेजेंट होंगे, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि पहले की फ्रीक्वेंसी अगर n होगी तो दूसरे की 2n है, उसके बाद में 3n है, उसके बाद में 4n है, इस तरह से चलता रहेगा। इसके बाद में ओवरटोन्स, ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, nth नहीं लेंगे, pth लेंगे, यहाँ पर p से दिखाएंगे, n से फ्रीक्वेंसी है तो pth ओवरटोन, p नंबर का जो ओवरटोन है उसके लिए जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, p नंबर की जो ओवरटोन है इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा p+1 इंटू n0। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को p+1 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर सेकंड ओवरटोन होंगी, सेकंड ओवरटोन के लिए p की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, सॉरी p के लिए p की वैल्यू 2 हो गई, तो 2+1 3n0, मतलब फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, 3/2l। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2l रूट ऑफ t/m। ओके, तो ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट है मतलब उसका पहले मोड के अंदर एक लूप होंगी, दूसरे मोड के अंदर 2 लूप होंगी, तीसरे मोड के अंदर 3 लूप होंगी, इस तरह से नंबर ऑफ लूप्स उसके अंदर फॉर्म होंगे। तो जनरल जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला हम इसको n/2l की जगह 1/2l की जगह p/2l भी ले सकते हैं। p मतलब क्या, नंबर ऑफ लूप्स, p क्या ले सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ लूप्स। कभी कभी नंबर ऑफ लूप्स दिया हुआ आता है तो उस केस के अंदर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, तो ये था इसके अंदर स्टेशनरी वेव ऑन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, दैट इज क्या देखना है अब, एयर कॉलम का देख लेंगे। दो टाइप के एयर कॉलम्स होंगे उसके अंदर। पहला लेंगे हम पाइप क्लोज एट वन एंड, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। पाइप क्लोज एट वन एंड होगा तो उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से आ जाएंगी। फंडामेंटल मोड के अंदर, फंडामेंटल के मोड के अंदर वेव का 1/4 पार्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर एक नोड या और एक एंटी नोड फॉर्म करनी है। इस तरह से मैं पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से पाइप क्लोज एट वन एंड की डायग्राम हो गई, पाइप क्लोज एट वन एंड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो उसका एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट के ऊपर एंटी नोड फॉर्म होना चाहिए और जो क्लोज एंड है वहाँ पर नोड फॉर्म होना चाहिए। ये उसका सबसे फंडामेंटल फॉर्म होगा। उसके बाद में यहाँ पर और एक लूप आ जाएंगी और एक लूप आ जाएंगी, इस तरह से नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो एंटी नोड जो है वो एग्जैक्टली इसके एंड पॉइंट पर नहीं फॉर्म होता है, ये स्लाइटली ऊपर की तरफ, यहाँ की जगह थोड़ा सा ऊपर की तरफ फॉर्म हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है पाइप का क्लोज एंड और जहाँ पर वो फॉर्म होने वाला है एंटी नोड, उन दोनों के बीच में यहाँ का जो पॉइंट होता है, क्या जो डिस्टेंस होता है, उसे हम बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या होता है वो? एंड करेक्शन। दिस एंड करेक्शन इज गिवन बाय 0.3 इंटू डी, डी इज द डायमीटर। ठीक है, मतलब पाइप की लेंथ एल होंगी तो जो टोटल लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग कॉलम होगा, कॉलम की लेंथ हमें कैपिटल एल लेनी है। सो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे हम। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा N0 इज इक्वल्स टू V अपॉन 4L, V अपॉन 4L। और इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ पाइप और जो एंड करेक्शन है वो लेंगे तो क्या हो जाएगा, L की जगह यहाँ पर L प्लस E आ जाएगा। ओके, लेंथ ऑफ पाइप प्लस एंड करेक्शन, इन दोनों की एडिशन, दिस इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। उसके बाद में सेकेंड मोड जो होगा, सेकेंड मोड के अंदर ये फ्रिक्वेंसी हो जाएंगी N1 इज इक्वल्स टू V 3V अपॉन 4L, 3V अपॉन 4L। मतलब एक की जगह, एक के बाद में दो नहीं आ रहा है, यहाँ पर तीन आ रहा है। तो इसके अंदर कौन कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट है? ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन होगा, पीथ ओवरटोन मतलब पी नंबर का जो ओवरटोन होगा, पी नंबर के ओवरटोन के लिए जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, एन पी इज इक्वल्स टू 2p प्लस 1 इंटू वी अपॉन 4L। ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, 2p प्लस 1 से उसे मल्टीप्लाई करना होगा, बस। क्लियर? इस तरह से हम जो p नंबर की ओवरटोन है, ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, मतलब कैसा, पहले हार्मोनिक हो गई यहाँ पर v अपॉन 4L, उसके बाद में 3 अपॉन 4L, 3v अपॉन 4L, उसके बाद में 5v अपॉन 4L। इस तरह से ऑड हार्मोनिक्स होंगी। और ओवरटोन्स कैसी होगी, ये फंडामेंटल हो गई तो ये उसकी फर्स्ट ओवरटोन होगी। उसके बाद में फर्स्ट ओवरटोन मतलब पी की वैल्यू कितनी पुट की है, यहाँ पर हमने 1 पुट की है, सो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3V अपॉन 4L। उसके बाद में सेकेंड ओवरटोन कितनी होगी, 2 2 जार 4 प्लस 1 5V अपॉन 4L। इस तरह से एंड पीथ नंबर का जो ओवरटोन है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे इसके अंदर, दैट इज पाइप क्लोज एट वन एंड। Our next point is क्लोज एंड का तो हो गया, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन एट
बोथ एंड्स। फिर से मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसके अंदर दोनों एंड ओपन है, तो दोनों एंड्स के ऊपर यहाँ पर एंटी नोड्स फॉर्म होनी चाहिए। तो इस तरह से डायग्राम थोड़ी सी मुश्किल जाती है इसकी। नहीं हो रही है। शादी बना लेता हूँ मैं वैसे इस तरह से। ओके, इस तरह से दोनों पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर एंटी नोड्स फॉर्म होने चाहिए। ठीक है, ये क्लोज एंड होता है, बट डायग्राम मुझे इतनी खास आ नहीं रही है। तो यहाँ पर देखो, ये दोनों एंड्स के ऊपर एंटी नोड्स होंगे और बीच में एक नोड फॉर्म होगा। तो इस तरह से वेव का आधा पार्ट आ जाता है। तो इसीलिए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो होती है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर, n0 इज इक्वल्स टू v अपॉन 2l, अब यहाँ पर दो एंटी नोड्स है, सॉरी यहाँ पर ए दिखाना है, यहाँ पर दो एंटी नोड्स है, तो दो एंड करेक्शन आ जाएंगे। तो जो वाइब्रेटिंग लिंक होगी उसके लिए क्या फॉर्मूला लेंगे, क्या वैल्यू कितनी होगी, l प्लस 2e, 2 टाइम्स एंड करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर हार्मोनिक्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। क्यों, सॉरी यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट लेंगे इसके अंदर। ये उसका फंडामेंटल मोड हो गया। उसके बाद में सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा, सेकेंड मोड के अंदर यहाँ पर n1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2v अपॉन 2l। उसके बाद में इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब 2 इंटू n0 ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद में थर्ड हार्मोनिक के अंदर यहाँ पर 3v अपॉन 2l आ जाएगा, दैट इज 3n0। मतलब इसके अंदर ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, सभी हार्मोनिक्स उसके अंदर प्रेजेंट है। तो वो जो ओवरटोन्स होगी, ओवरटोन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ओवरटोन कितनी होगी, np इज इक्वल्स टू p प्लस 1 इंटू n0, मतलब जो फंडामेंटल है उसके अंदर बस एक एक ऐड करते जानी है। मतलब ये जो है ये क्या है, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में सेकेंड मोड है, तो ये सेकेंड हार्मोनिक हो गई, सेकेंड हार्मोनिक, और ये फर्स्ट ओवरटोन है, सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। उसके बाद में थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन। इस तरह से एक ज़्यादा और एक कम हो जाएगा इसके अंदर। क्लियर। तो ये थे हमारे 3 टाइप के वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पहला स्ट्रिंग, दूसरा क्लोज पाइप, तीसरा ओपन पाइप। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज बीट्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बीट्स। तो बीट्स के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है कि साउंड वेव के 2 साउंड वेव्स है या 2 डिफरेंट टाइप के वेव्स है, और दोनों के बीच में स्लाइड फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। स्लाइड मतलब कैसे, एक 200 है और दूसरी 205 हर्ट्ज है, तो स्लाइड डिफरेंस 5 हर्ट्ज का डिफरेंस आ गया। तो उसकी वजह से यहाँ पर बीट्स फॉर्म होंगे। बीट्स फॉर्म मतलब कैसा, कभी ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगा, कभी कम आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, तो अगर ज़्यादा आवाज़ होगा, हाई इंटेंसिटी पॉइंट अगर होगा, हाई इंटेंसिटी अगर होगी, तो वो पॉइंट हो जाएगा वैक्सिंग। वो पॉइंट को क्या बोलना है, वैक्सिंग। और अगर लो इंटेंसिटी होगी, कम आवाज़ आने वाला है, तो कम आवाज़ वाले पॉइंट को यहाँ पर वैनिंग बोलेंगे, वैक्सिंग एंड वैनिंग, इस तरह से फॉर्म होंगे। और उसके बाद में जो बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी is given by beat frequency is simply given by the formula n equals to n1 minus n2। दोनों फ्रीक्वेंसीज, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज का हमें यहाँ पर डिफरेंस लेना है। ठीक है, इसके अंदर देखो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो ट्यूनिंग फोर्क होता है, ट्यूनिंग फोर्क को एक तो वैक्स करते हैं या फाइल करते हैं, उसके ऊपर से अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए
एक क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। क्या फाइंड आउट करना होता है? अननोन फ्रीक्वेंसी। अननोन फ्रीक्वेंसी। अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए जनरली हम इस तरह से फॉर्मूले ले सकते हैं, N2 इज इक्वल्स टू N प्लस और माइनस N2 इक्वल्स टू N1 प्लस और माइनस x। ठीक है, तो इसके अंदर N2 क्या है? अननोन फ्रीक्वेंसी है। N2 क्या है? इस तरह से अननोन फ्रीक्वेंसी है। N1 क्या है? यहाँ पर N1 इज द नोन फ्रीक्वेंसी, ये हमें दी हुई होंगी नोन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में x क्या है? यहाँ पर x है बीट फ्रीक्वेंसी। जनरली देखो फॉर्मूला किस तरह से लेना है, हमें डिफरेंट टाइप के केसेस फॉर्म होने वाले हैं कि यहाँ पर अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर N1 एक वैल्यू पता होगी और बीट फ्रीक्वेंसी एक तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो उस केस के अंदर ट्यूनिंग फोर्क को एक तो फाइल किया जाता है या वैक्स किया जाता है। मतलब क्या? ट्यूनिंग फोर्क को अगर वैक्स किया जाएगा, वैक्स या फाइल किया जाएगा, वैक्सिंग, इसे हम बोलेंगे वैक्सिंग और इसे बोलेंगे फाइलिंग। फाइलिंग। वैक्सिंग मतलब क्या? जो ट्यूनिंग फोर्क का एक प्रॉन्ग होगा इस तरह से, कोई ट्यूनिंग फोर्क इस तरह से हम कंसीडर करेंगे और इस ट्यूनिंग फोर्क का एक जो एंड है इसे वैक्स अप्लाई करना है। वैक्स मतलब क्या? कोई चीज़ जो है वो इसको, फॉर एग्जांपल फेविकॉल हो गया या कोई वैक्स मतलब कैसा होता है? जो मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती का जो जला हुआ पार्ट होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो उसको अटैच करने के बाद में वो उसका जो मास होगा ट्यूनिंग फोर्क का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर वैक्स अगर करेंगे तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ठीक है, और अगर फाइलिंग करेंगे, फाइलिंग मतलब क्या? ट्यूनिंग फोर्क जो है इस तरह से, जो ट्यूनिंग फोर्क होगा, ट्यूनिंग फोर्क का एक प्रॉन्ग इस तरह से अगर घिसा जाएगा तो घिसने के बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसका मास कम हो जाएगा। मास कम हो गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैक्सिंग किए तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, मास कम हुआ इसलिए, ज़्यादा होगा इसलिए, और फाइलिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर उसका मास डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो फाइलिंग करने के बाद में या वैक्सिंग करने के बाद में क्या होता है? तो पहली केस देखेंगे ऑन फाइलिंग। ऑन फाइलिंग अननोन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कैसी फाइंड आउट करनी है? ऑन फाइलिंग अननोन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते वक्त सबसे पहले अगर बीट फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है, मतलब कैसा? पहली केस क्या आ जाएंगी? फाइल किए मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना चाहिए, तो बीट फ्रीक्वेंसी भी अगर इंक्रीज हो रही होगी तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने वाली है, तो उस केस के अंदर जो अननोन फ्रीक्वेंसी है N2 विल बी इक्वल्स टू N1 प्लस एक्स। यहाँ पर देखा था ना हम लोगों ने, N1 प्लस और माइनस कहाँ से लेना है? ये इस पॉइंट से क्लियर होगा। फाइलिंग करने के बाद ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई और बीट फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर रही होंगी, तो दोनों भी सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो यहाँ पर साइन कौन सा आ जाएगा? प्लस साइन। और अगर दूसरा इसके अंदर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर नंबर 2, इफ बीट फ्रीक्वेंसी decreases और remains सेम, डिक्रीज हो गई या सेम रह गई, तो उस केस के अंदर जो अननोन फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी N1 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी ये सिंपल है, देखो याद कैसे रखना है। फाइलिंग करने के बाद ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो बीट फ्रीक्वेंसी भी ऑब्वियसली इंक्रीज होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस साइन, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड पार्ट क्या है? ऑन वैक्सिंग। अतः अभी इसके अंदर वैक्सिंग करेंगे तो वैक्सिंग की वजह से क्या हो जाएगा? जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएंगे और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई और बीट फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होने की वजह से जो अननोन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी N1
-x, कितना हो जाएगा -x। और दूसरा अगर ट्यूनिंग फॉर बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएंगी या सेम होगी तो उस केस के अंदर n2 की वैल्यू n1 प्लस x होगी। ठीक है, अब फिर से देखो इसके अंदर वैक्सिंग की वजह से क्या हो रहा है, वैक्सिंग की वजह से ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज है और बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, तो ये दो अपोजिट आ गए, अपोजिट के लिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वैक्सिंग की वजह से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई और बीट फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो गई, तो सेम साइन है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। और लास्ट एक पॉइंट देखना है हमें इसके अंदर, दैट इज इफ नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स आर अरेंज्ड इन, एक स्पेशल पॉइंट है, इफ number of tuning forks are arranged in increasing or decreasing order, यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क जो है, ट्यूनिंग फोर्क्स पहला ट्यूनिंग फोर्क होगा इस तरह से, उसके बाद में दूसरा है, तीसरा है, इस तरह से नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स अरेंज किए गए हैं। तो इन दो ट्यूनिंग फोर्क्स के बीच में, दोनों के बीच में अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा तो बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो जाएंगी, मतलब यहाँ पर बीट्स फॉर्म होने वाले हैं। उसके बाद में सेकंड और थर्ड और फोर्थ, इस तरह से n नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स दिए होंगे। तो उसके लिए हमें लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है या नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स फाइंड आउट करना होता है। तो जनरल जो फॉर्मूला है हम ये ले सकते हैं उसके लिए, n लास्ट दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल्स टू n फर्स्ट दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क प्लस n माइनस वन इंटू एक्स। n क्या है इसके अंदर, n इज द नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स, x क्या है, x इज द बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरह से लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो अननोन होगा उसकी बस वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। और नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स कैसे लेंगे फिर, नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यही फॉर्मूले को बस अरेंज करना है। अरेंज किए तो क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल्स टू क्या आने वाला है यहाँ पर, n फर्स्ट माइनस n लास्ट, बस ऊपर के फॉर्मूले को हम अरेंज करने वाले हैं और डिवाइडेड बाय यहाँ पर x आ जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, इस तरह से बस ऊपर के फॉर्मूले को अरेंज करना है। मेन फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को बस याद रखना है, उसके ऊपर से ये हम लोग जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो भी अननोन टर्म्स है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।